Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। और मैं आपके साथ फिर से डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी के टॉपिक्स को। आपका साथी, आपका हमसफर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी के टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि आज की जो ग्लोबल वर्ल्ड है ये कैसे बनी। और ये ग्लोबल वर्ल्ड के तहत बेसिकली एक कंसेप्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉलोनाइजेशन। ये कॉलोनाइजेशन कैसे होता है उसके ऊपर भी डिस्कस कर रहे थे। ये चैप्टर जो एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखोगे तो नई एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर नहीं दिखेगा। तो काफी बच्चों ने हमको कमेंट किया है कि सर ये तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है साहब, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है ये स्टैंडर्ड 10th की न्यू एनसीईआरटी का ओल्ड एडिशन के अंदर है। मतलब अगर आप देखोगे एडिशन आपके बदलते रहते हैं, तो जो प्रीवियस एडिशन है ना साहब, प्रीवियस ईयर का एडिशन, उसके अंदर आपको ये चैप्टर दिखेगा। अब हमारे लिए तो क्या है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। हमने कल के क्लास के अंदर स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका के अंदर ये जो स्क्रैम्बल हुआ ये कैसे होता है, किस तरह से अफ्रीका का कॉलोनाइजेशन हुआ, उसी को ही आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन के द्वारा किस तरह से दुनिया बदलती है उसको भी डिस्कस करेंगे। बट साथों साथ मैं आपको कहूंगा कि आप जब आप अनअकैडमी के ऊपर तैयारी कर रहे हो, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के ऊपर, तो यहाँ एनसीईआरटी का तो फाउंडेशन मैं आपको करा दूंगा। वो तो मैंने आपको बताया है कि ये प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। एनसीईआरटी का फाउंडेशन यहाँ पे हो जाएगा। ऑलमोस्ट 10 तक की एनसीईआरटी हम लोग अभी एक आध महीने के अंदर कवर कर देंगे। इसी महीने तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सवाल यह है कि आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट साहब, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसके बाद आप साथों साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी हमारे साथ आइए, क्योंकि अनअकैडमी प्लस इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पे कराते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। अगर आपको देखना है कि कैसे क्लासेस आर कंडक्टेड, आपको देखना है हाउ द क्लासेस आर कंडक्टेड, तो आप जरूर से बेसिकली आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एंड आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और मेरे स्पेशल क्लासेस को देखिए। प्लीज ट्राई टू सी द स्पेशल क्लासेस। यहाँ पे मैं डेली क्लासेस देता हूँ। ये लाइव क्लासेस होते हैं बेसिकली, या वीक में 1-2 दिन होते हैं साहब, ठीक है। तो आप मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको बहुत सारे सेशंस दिखेंगे। अभी मैंने ये स्पेशल क्लास के ऊपर इंडियन वाइसरॉयज के ऊपर 3-4 क्लासेस लिए हुए हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको देखिए। और अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो ये फ्री कोड है, इसको यूज करिएगा, फ्री एंड लाइव। ये फ्री कोड के बाद आप ये क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे। और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मैं आपको मोस्ट वेलकम करूंगा। मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड, आर्ट एंड कल्चर, एवरी कोर्सेज आर कवर्ड अंडर द वन फ्रेम। आपके जितने भी जीएस के एक्सपर्ट्स हैं वो सब ये सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ये सब क्लासेस के साथ डील कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट आपके साथ यही है कि ये क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपको 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन भी मिलेंगे। एक है प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरा आइकॉनिक है। आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच की फैसिलिटी दी जाती है अनअकैडमी के द्वारा। और आप इधर और केसेस दे सकते हो। बेसिकली मैं कहूंगा कि आप 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, पर सब्सक्रिप्शन लेते समय ये डिस्काउंट कोड को यूज करना ना भूलेगा। वो है पीएन लाइव। पीएन लाइव डिस्काउंट कोड यूज करने के बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा फीस के अंदर साहब, है ना। तो इट विल बी क्वाइट बेटर फॉर यू, क्वाइट यूजफुल फॉर यू। इसके साथ साथ अनअकैडमी वीकली टेस्ट चलाता है, वीकली क्विज चलाता है। ये अनअकैडमी कॉम्बैट के रूप में है। आपके लाइव क्विज होते हैं, वहां आपकी रिलेटिव रैंकिंग आती है। 7 मार्च को हमारा 11 बजे अनअकैडमी का कॉम्बैट है। ये कॉम्बैट के अंदर भी पार्टिसिपेट करिएगा, आपको बहुत सारी प्राइजेस मिलेगी। दिस विल इंक्लूड द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एज वेल। और हमारे अनअकैडमी के ऊपर 3 मार्च से, मतलब यानी कि आज से बहुत सारी बैचेस शुरू हो रही है। मिशन 2022 2023 के लिए भी आपको क्लासेस दिख जाएंगी। तो यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू अटेंड दिस बैचेस एज वेल। यहाँ पे एनसीईआरटी बैचेस भी चलती है, साथों साथ आपकी फाउंडेशन बैचेस भी चलती है 2 साल 3 साल के लिए। ऑप्शनल की तैयारी भी कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए एक साथ, और 70,000 रुपीज के अंदर पूरा ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बोथ विल बी कवर्ड अप एंड क्वाइट गुड इनफैक्ट, है ना। तो इसमें भी आप डिस्काउंट कोड पीएन लाइव यूज कर सकते हो। खैर चलिए वापस चले जाते हैं। हम लोग पिछले क्लास में कॉलोनाइजेशन की बात कर रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि दुनिया कैसे ग्लोबलाइज्ड हुई। और जैसे ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती है, यही ग्लोबलाइजेशन के कारण एक प्रक्रिया की शुरुआत होती है जिसे हम लोग कहते हैं कॉलोनाइजेशन। तो मैंने पिछले क्लास के अंदर कॉलोनाइजेशन की जो प्रक्रिया थी उसके अंदर समझाने की कोशिश की थी कि कॉलोनाइजेशन के तहत अफ्रीका का किस तरह से स्क्रैम्बल किया गया था। तो इसी को ही हम लोग स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका के रूप में पहचानते हैं, या इसी को ही हम लोग पहचानते हैं द चॉपिंग ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका को किस तरह से चॉप किया गया था, किस मात्रा के अंदर बेसिकली अफ्रीका के अंदर जो डिवीजन होता है वो क्रिएट किया जाता है साहब, है ना। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड फॉर अस, हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये सब टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बनते रहते हैं। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका एंड द क्रॉपिंग ऑफ अफ्रीका। इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको कल के क्लास के अंदर ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक था उसके अंदर अफ्रीका की जर्नी के बारे में बताया था। इनफैक्ट ये जो अफ्रीका
अफ्रीका की स्टोरी है, ये अफ्रीका की पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि अफ्रीका के अंदर किस तरह से आर्टिफिशियल चॉपिंग किया जाता है बाय द यूरोपियन कंपटीशन। यूरोप के कुछ कुछ देश अफ्रीका को किस तरह से अपने कॉलोनी बनाने के लिए उसको पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। खास करके ये जो येलो एरिया है वो ब्रिटिश लेके चले जाएंगे साहब, है ना। ऑल द येलो एरिया जो भी बेसिकली रोडेशिया, मतलब जिसे हम लोग जिम्बाब्वे और जाम्बिया के रूप में पहचानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका के रूप में पहचानते हैं साहब, ठीक है। कीनिया वाला रीजन हम लोग पहचानते हैं, ये सब ले लिया जाता है। साथों साथ आप देखोगे यहाँ सिएरा लियोन के अंदर भी गोल्ड कोस्ट वाला रीजन, ये सब इनडायरेक्टली ब्रिटिश हेजीमनी के अंदर आते हैं। कुछ कुछ रीजन आप देखोगे तो फ्रेंच के कंट्रोल में आएंगे, खास करके ये जो पर्पल वाले एरियाज है दिस विल बी अंडर द फ्रेंच कंट्रोल साहब, ठीक है। कुछ रीजन ऐसे होंगे जो आप समझने की कोशिश करोगे तो जर्मन ऑक्यूपेंसी के अंदर आएंगे, खास करके ये वाला रीजन है ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका, दिस विल बी पार्ट ऑफ द जर्मनी। कैमरून विल बी पार्ट ऑफ द जर्मन कल्चर साहब, ठीक है। तो इस तरह से कॉलोनाइजेशन बढ़ता है। और अफ्रीका का जो मैप आप देखिए तो वहां पे स्ट्रेट लाइन्स आपको दिखती है। द रीजन वाई यू सी द स्ट्रेट लाइन्स इन अफ्रीका बिकॉज ऑफ द स्क्रैम्बल और दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल चॉपिंग ऑफ अफ्रीका। ये पूरी की पूरी जो चॉपिंग ऑफ अफ्रीका होती है उसमें मिशनरीज ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और अफ्रीका को पूरी तरह से कॉलोनाइज करने की एक साजिश के तहत अफ्रीका को पूरा का पूरा गुलाम बनाया गया था। खैर, अब वहां से बात होती है कि अफ्रीका का जब स्क्रैम्बल हुआ उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट साहब, ठीक है। तो कल के क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि अफ्रीका क्यों एक स्क्रैम्बल की पर्सपेक्टिव में चलता है और अफ्रीका में फेवरेबल कंडीशंस क्या थी, क्योंकि अफ्रीका बेसिकली एक सब्जुकेटेड कंट्री के रूप में, एक सब्जुकेटेड कॉन्टिनेंट के रूप में उभर गया। उसके पीछे का कारण है कि अफ्रीका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, उनके पास आर्मी नहीं थी, अफ्रीका के राजा अंदर अंदर फाइट किया करते थे, उनके बीच में बेसिकली आप देखोगे तो फ्यूडल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था बिकॉज ट्राइबल कल्चर था, कोई एम्पायर नहीं था, इनके बीच में यूनिटी ना होने के कारण इनके बीच में राष्ट्र भावना भी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी है अफ्रीका के अंदर। इतनी डाइवर्सिटी की बात मत करिए। और ये सब डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना एक ही पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर अफ्रीका के अंदर पॉसिबल नहीं था साहब। भारत के अंदर भी आज की तारीख में आप देखोगे तो इतनी सारी डाइवर्सिटी को पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर अकोमोडेट किया जा रहा है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए आपको दिखेगी साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो जितनी भी सिचुएशन हमको मिलती है, ये सिचुएशन के द्वारा हम लोग को इतना पॉइंट तो समझ में आता है कि अफ्रीका का विकास ना होने के पीछे अफ्रीका की बहुत सारी वीकनेसेस रिस्पॉन्सिबल थी और अफ्रीका की बहुत सारी वीकनेसेस इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबल होने के कारण हमको एक चीज समझ में आ रही है, वो है बेसिकली अफ्रीका के अंदर कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ना। अफ्रीका के अंदर कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ती है, उसके साथ साथ धीरे धीरे आप देखोगे तो अफ्रीका के अंदर बीमारी भी फैलने की शुरुआत होगी। तो एनसीईआरटी के अंदर ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात यहाँ लिखी गई है साहब कि यूरोप का जो भी पूरा का पूरा इम्पैक्ट अफ्रीका के ऊपर चलता है उसके पीछे आपको किस तरह से क्या कह सकते हैं कि इनकी खुद की कल्चरल कंडीशन और इनकी खुद की हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो कैसे चलती है साहब, ठीक है। तो लिखता है इन अफ्रीका इन द 1890s a fast spreading disease of the cattle plague or the rinderpest had terrified the impact of people's livelihood and the local economy। अब आप समझिए कि अफ्रीका का कॉलोनाइजेशन क्यों हुआ, why the African colonization took place। अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन took place because अफ्रीका की खुद की इकोनॉमी खराब हो गई थी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो लास्ट स्लाइड मैंने निकाली थी उसमें यही बताया था कि अफ्रीका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है, याद आया कि नहीं आया। बिकॉज अफ्रीका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था तो अफ्रीका का विकास कहीं ना कहीं अटकने की शक्यता थी। वही चीज आपको यहाँ पे दिखेगी साहब, गेटिंग माय पॉइंट। दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ वाइड स्प्रेड यूरोपियन इंपीरियल इंपैक्ट ऑन दी कॉलोनियल सोसाइटी साहब, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए कि वहां पे एक बीमारी फैलती है जिसके कारण अफ्रीकन्स की इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, अफ्रीकन्स की वे ऑफ लिविंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बीमारी है, प्लेग है साहब, है ना। और किसके अंदर होता है? कैटल के अंदर होता है। इसके लिए एनसीईआरटी लिखता है इट शोज हाउ इन दिस एरा ऑफ द कॉन्क्वेस्ट इवन अ डिसीज अफेक्टिंग अ कैटल रिशेप्ड द लाइव्स एंड द फॉर्च्यून्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड द रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप समझने की कोशिश करिए कि एक ऐसी छोटी सी बीमारी जो बेसिकली कैटल के ऊपर रिलेटेड थी, मतलब वो आपके जानवरों के ऊपर रिलेटेड थी, उन्होंने किस तरह से लोगों का अपना जीवन बदल दिया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। अफ्रीका के अंदर बहुत सारी लैंड हुआ करती थी, बहुत रिलेटिवली स्मॉलर पॉपुलेशन थी, क्योंकि अफ्रीका के अंदर ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये सब छोटे छोटे विस्तारों के अंदर फैली हुई थी, कोई ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं हुआ करती थी। और ये लोग की खासियत ये थी कि ये बहुत सस्टेनेबल बेसिकली लाइफस्टाइल जिया करते थे। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था कि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट के रूप में वहां की जो ट्राइबल स्ट्रक्चर है, हमेशा ट्राइबल स्ट्रक्चर हमेशा सस्टेनेबल बेसिकली पर्सपेक्टिव से जीता है। दे लिव इन अ वेरी सस्टेनेबल वे साहब। पर धीरे धीरे होगा क्या कि जब इनको बेसिकली ये कॉलोनाइजेशन की मार पड़ती है तो उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी सिचुएशन बदल
बदल जाएगी साहब, ठीक है। तो लोग है ना काम बहुत कम किया करते थे वेजिस के लिए, क्योंकि उनको काम करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनफैक्ट सिचुएशन ऐसी आती है कि यूरोप के अंदर जो कंज्यूमर गुड्स का डेवलपमेंट हुआ, ये जो कंज्यूमर गुड्स का डेवलपमेंट होता है उसके बाद हमको पता चलता है कि यूरोप के लोग अफ्रीका के अंदर बाजार ढूंढने की शुरुआत करेंगे साहब, ठीक है। प्रॉब्लम ये था कि अफ्रीका के अंदर लोग उतना काम ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अफ्रीका के अंदर तो क्या था कि अपने जानवर है, उनके पास गाय भैंस है, उनके पास बेसिकली जंगल है, तो जंगल से जड़ी बूटी मिल जाती थी, जानवर से गाय भैंस से दूध दही, उनको जो भी खाना पीना होता था, मीट खाना होता था, वो सब मिल जाता था। तो वाई दे वुड गो आउट एंड वर्क फॉर समवन एल्स, ठीक है ना। तो अफ्रीका की कहानी ये चलती है कि बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स एंड बिकॉज दे वर बेसिकली पार्ट ऑफ द ग्रेटर पॉलिसीज जो उनके सोसाइटी और कल्चर को कहीं ना कहीं इनफैक्ट इंटररिलेटेड हो रही थी, तो इनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी, लोग अपना ही जीवन चल रहे थे साहब, ठीक है ना। और इसी के कारण हमको ये पता चलता है कि दे वर हैविंग लिटिल रीजन टू वर्क फॉर अ वेज साहब, है ना, क्योंकि इनके पास लैंड था, इनके पास लाइफ स्टॉक था। यार कोई भी इंसान होता है जिसके पास जमीन है, जिसके पास बहुत सारे जानवर अवेलेबल है, तो वो क्यों किसी और के लिए काम करेगा। अ पर्सन हु इज ऑलरेडी हैविंग द लाइफ स्टॉक, अ पर्सन हु इज ऑलरेडी हैविंग द लैंड एंड द रिसोर्सेज, व्हाई वुड ही वर्क फॉर अ वेज, मतलब किसी और के लिए बेसिकली काम करने के लिए क्यों जाएगा। इट इज बेटर टू लिव ऑन देयर ओन साहब, ठीक है। प्रॉब्लम ये होता है कि अफ्रीका के अंदर यूरोपियंस की एंट्री हुई, मैंने आपको बताया। ये यूरोपियंस अफ्रीका के अंदर दो चीज के लिए जाते हैं, एक तो अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जमीन है, मिनरल्स वहां बॉल मिनरल्स है साहब, ठीक है। तो लैंड के अंदर एग्रीकल्चर होने की शक्यता है एज अ पार्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन। मिनरल्स की बात करेंगे तो वहां से बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। यूरोपियंस बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अफ्रीका में गए, उन्होंने सोचा कि वहां पे हम लोग प्लांटेशन की शुरुआत करेंगे, वहां पे माइंस की शुरुआत करेंगे, और धीरे 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 वहां पे मिनरल्स और क्रॉप्स का डेवलप करेंगे, और उसका बेसिकली क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे साहब, ठीक है। तो अफ्रीकन की कहानी यह है कि यूरोपियंस बड़ी मात्रा के अंदर जो अफ्रीका के अंदर जा रहे हैं, उन सब ने प्लांटेशन सेक्टर का ग्रोथ करने की शुरुआत की। उन्होंने सोचा कि हम लोग यहाँ पे प्लांटेशन का डेवलपमेंट करेंगे, मिनरल्स का डेवलपमेंट करेंगे, और यूरोप में अंदर बहुत सारा चीजें एक्सपोर्ट करेंगे। प्रॉब्लम ये था कि देयर वाज वेरी शॉर्टेज ऑफ लेबर। लेबर कहाँ से मिलता, हु वुड गेट द लेबर साहब, ठीक है। क्योंकि अफ्रीका का जो स्थानिक इंसान था, द कॉमन मैन ऑफ अफ्रीका, उसके पास क्या था साहब, कॉमन मैन ऑफ अफ्रीका की कहानी यही चलती है कि अफ्रीका का आम आदमी जो है वो बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि भाई अपने पास तो जमीन भी है, अपने पास तो लाइफ स्टॉक भी है, हमारे पास तो जानवर भी है, मवेशिया कहते हैं हम लोग इनको, मवेशी के रूप में पहचानते हैं। तो दे वर रेडी टू हैव देयर हैप्पी लाइफस्टाइल साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो होगा ये कि बेसिकली ये जो आपका कॉलोनाइजेशन हुआ, व्हेन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका टुक प्लेस, तो वहाँ के लोकल लोगों को रिक्रूट करने के लिए अलग अलग प्रकार की मेथोडोलॉजी अपनाई गई, वहाँ के लोकल लोगों को लेबर के रूप में लाने की कोशिश की गई। अब जैसे इंडिया के अंदर भी यही होगा, आपको भी पता होगा कि इंडिया के अंदर भी लोकल इकोनॉमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और इंडिया के अंदर जब लोकल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया गया तो उसके बाद यहाँ का जो लोकल लेबर है, वो लेबर पूरी तरह से लैंडलेस हो जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, और लेबर फिर उसके बाद किसके लिए काम करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश के लिए काम करने की शुरुआत करेगा। वही चीज अफ्रीका के अंदर भी इन्होंने करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि बेसिकली हम लोग अफ्रीका है, ये अफ्रीका को पूरी तरह से हम लोग कन्क्वेस्ट कर रहे हैं, और बिकॉज वी हैव गॉट पॉलिटिकल पावर ओवर अफ्रीका, हमारा अफ्रीका के ऊपर राजकीय रूप से सत्ता है, तो हम डिसाइड करेंगे कि अफ्रीका के अंदर क्या होना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे कि अफ्रीका की राज्य व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, हम डिसाइड करेंगे कि अफ्रीका के लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए साहब, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, व्हाट दे डिड साहब, ठीक है ना। तो ये अफ्रीका के लोगों के ऊपर हैवी टैक्सेस इंपोज करते हैं। अब देखो कॉलोनाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, वो है टैक्सेशन को बहुत बढ़ाना। हमेशा याद रखेगा कि कॉलोनियल पॉलिसी की इनफैक्ट एक बहुत बड़ी रोल प्ले होती है। कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी को थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूं, लेट मी डिस्कस द कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी। कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यही रहता है कि आप कुछ भी हो जाए, आप यहाँ पे ऐसी शासन व्यवस्था क्रिएट करोगे जहां पे हैवी टैक्सेस को आप इंपोज कराओगे साहब, ठीक है ना। अब हैवी टैक्सेस को अगर आपको पे करना है तो कहां से मनी लेके आओगे, पैसा कहां से लेके आओगे साहब, सारी भाषा में प्रश्न ये होता है कहां से लेके आएंगे। अब एक अफ्रीकन की बात करता हूं, लेट मी टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज ऑफ द अफ्रीकन ओरिजिन। ये बेसिकली अफ्रीकन बंदा है साहब, इसके पास छोटी सी जमीन है, इसके पास छोटा सा लाइफ स्टॉक है, इसके पास छोटी सी जमीन है, छोटा सा लाइफ स्टॉक है, उससे ही कैन नॉट अफोर्ड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ही कांट अफोर्ड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस साहब, वो टैक्सेस नहीं पे कर पा रहा है। अब क्या होगा, व्हाट इट विल लीड टू साहब, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा कि अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू पे अप द टैक्स, तो आपकी लैंड चली जाएगी, आपका जो लाइफ स्टॉक है वो लेके चले जाएंगे साहब,
या आपको टैक्स पे करने के लिए कहीं और आपको काम करना पड़ेगा। यू नीड टू डू सम अदर वर्क एज वेल। समझ में आया कि नहीं आया? और अदर वर्क क्या होगा? कोई प्लांटेशन सेक्टर में काम कर दो, बड़ी सी बागायत खेती में काम कर दो, या कहीं माइंस में जाके क्या कहते हैं कि वहां के रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन का काम करने में मदद रूप करिए साहब। ठीक है, तो सादी भाषा में हमको क्या दिख रहा है? व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर? वी सी that the colonial economic policy transformed the way of life of the African culture साहब, है ना। तो अफ्रीका की जो स्थानिक कल्चर थी, अफ्रीका की जो स्थानिक रीत रिवाज थी, अफ्रीका के अंदर जो सामान्य इंसान अपना जीवन जी रहा था, उसको पूरी तरह से बदलने का जो कामकाज है, उसको पूरी तरह से बदलने की जो साजिश की गई है, वो अफ्रीका के अंदर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के द्वारा ही की गई है साहब। तो ये चीज आप बहुत फंडामेंटली याद रखेगा कि एज एन मैन जहां जहां कॉलोनियलिज्म होता है वहां टैक्सेस बहुत बढ़ाए जाते हैं। भारत के अंदर भी आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश सरकार पावर के ऊपर आई, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश सरकार खुद, उन दोनों के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की गई थी। और जब भारतीय राज्य व्यवस्था को बदला गया था तो तब उस टाइम पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमको ये भी चीजें मिल रही है कि इन्होंने यहाँ पे टैक्सेस बहुत बड़े मात्रा में बढ़ाए भी थे। दे हैड इंक्रीज द टैक्सेस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल साहब। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली आपको दिखेगा। यू विल फाइंड कंटिन्यूअसली दिस काइंड ऑफ थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज साहब, है ना। तो ये चीज इन्होंने अफ्रीका के अंदर भी करने की कोशिश की। दे डिड द सेम थिंग इन अफ्रीका। और मेनली हम लोग जब अफ्रीका की बात करेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर उनकी लाइफस्टाइल को बदलने के लिए, उनकी वे ऑफ लाइफ को बदलने के लिए साजिश की जाती है साहब। ठीक है ना। तो हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड व्हिच कुड बी पेड ओनली बाय द वर्किंग फॉर वेजेस ऑन द प्लांटेशन एंड द माइंस। मतलब एक अफ्रीका का कॉमन बंदा जो है, उसकी अपनी पूरी की पूरी वर्क कल्चर को बदल दिया गया। उसको कहा गया कि बेटा अगर तुमने टैक्स नहीं दिया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी साहब। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या किया वो है इनहेरिटेंस लॉस को पूरी तरह से बदल दिया। अब क्या होता है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेसिकली हमको पता चलता है कि इनहेरिटेंस लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉलोनियल प्रैक्टिसेस के रूप में। कॉलोनियल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत हम लोग जब जब कॉलोनियलिज्म को पढ़ते हैं तो हमको एक चीज पता चलती है कि इनहेरिटेंस वाज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द लोकल कल्चर साहब। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि एक इंसान है जो बेसिकली किसान के रूप में है। एक इंसान है, एक बड़ा सा बेसिकली मैं कहूँगा फार्मर है, और ये जो फार्मर है, ये फार्मर के पास से फॉर एग्जांपल 100 बीघा ऑफ लैंड है साहब। ठीक है, अब ये जो बंदा है, इसके फैमिली में आगे की जनरेशन में इसके 4 बेटे हैं, ही हैज गॉट 4 सन्स साहब। तो सारी भाषा में आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो व्हाट ही विल डू साहब, उसके पास जो जमीन है वो 4 लोगों के अंदर डिवाइड कर देगा कि 25 बीघा एक को देगा, 25 बीघा दूसरे को देगा, 25 बीघा तीसरे को देगा और 25 बीघा चौथे को देगा। राइट और रॉन्ग साहब? ठीक है ना। सच्चाई यही है कि वो चारों को डिवाइड कर देगा साहब। उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं ना साहब। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन को पूरी की पूरी जो लैंड थी उसमें से 4 लोगों को उनको टुकड़ा मिल गया साहब। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। और ये क्या था? ये ट्रेडिशनल कल्चर सब जगह चलता था। दिस वाज द ट्रेडिशनल कल्चर विच वॉज बेसिकली रन ऑल ओवर दी वर्ल्ड साहब। पूरी दुनिया के अंदर आपको इस प्रकार की सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस दिखेगी जहां इनहेरिटेंस के जो कानून है बेसिकली जो लॉज जिसे हम लोग पहचानते हैं आज की तारीख में, वो इस तरह से ही चलते थे साहब। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, लोगों को पास ऑन किया जाता था प्रॉपर्टी से लेके कोई भी चीज हो साहब। ठीक है ना। एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी और एनी अदर थिंग विल बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। अब देखिए कहानी क्या चलती है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस होल केस साहब। व्हाट डू वी सी ओवर हियर? हमको क्या दिख रहा है, हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रेडिशनल कल्चर है और जो पूरी की पूरी इनकी जो सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस यहाँ पे हमको दिख रही है वो अंग्रेजों ने बदल दी साहब, है ना। तो यूरोपियंस जब यहाँ पे पहुंचे, व्हेन द यूरोपियंस एंटर्ड अफ्रीका, व्हाट द यूरोपियंस डिड, यूरोपियंस ने इनहेरिटेंस के जो लॉ है वो बदल दिए और कहा कि एक बंदा है किसान के रूप में, वो बंदा अपनी जो जमीन है वो 4 बेटों के अंदर डिवाइड नहीं कर सकता। द लैंड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली टू 1 पर्सन, आइदर यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे साहब। चारों के चारों बेटों के अंदर इक्वल ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस लॉ के अंदर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी। अब आप समझने की कोशिश करिए, कॉलोनियलिज्म की एक खासियत ये होती है कि ये लोग कानून के द्वारा लोगों को परेशान करेंगे। They will try to basically pester you, they will try to harass you by making उटपटांग नियम एंड उटपटांग लॉज एंड उटपटांग आई वुड से एक्ट साहब, है ना, जिसे बिल्स के रूप में हम लोग पहचानते हैं। इन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम लोग अब ये जो जमीन है, ये जमीन का टुकड़ा जो है वो एक इंसान के रूप में अब ट्रांसफर नहीं करने देंगे साहब। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। द लैंड विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 पर्सन टू द अदर पर्सन, जो ऑब्वियस का बेटा होगा, बट नॉट ऑल द फैमिली मेंबर्स साहब। सारी भाषा में आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको ये दिख रहा है कि ये जो इनहेरिटेंस के लॉज इन्होंने क्रिएट किए हैं, इसके द्वारा दे वर ट्राइंग
टू स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसके कारण क्या होगा कि आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, एक ही बंदे के हाथ में प्रॉपर्टी मिलेगी, पहला पॉइंट तो आपको ये दिखता है। तो बाकी के 3 लोग हैं क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू, दे विल बी वर्किंग एज ए लैंडलेस लेबर। समझ में आया कि नहीं आया? इनको बोला जाएगा कि तुम्हारे हाथ में जमीन का अधिकार नहीं है, तुम्हारे एक ही फैमिली मेंबर के हाथ में बेसिकली जमीन का अधिकार आएगा, और वो तो तुम्हारे फादर करके गए क्योंकि कानून हमने पास किया है साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो ये जो राइट टू इनहेरिटेंस है, राइट टू इनहेरिटेंस जिसे हम लोग पहचानते हैं, ये बहुत बड़ा राइट होता है। ये भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में किया था। आपको पता होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का एक कंसेप्ट आपको मिलेगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर भी इनहेरिटेंस लॉ को ही इन्होंने लागू किया था और कहा था कि आज के बाद कोई भी प्रिंसली स्टेट, आज के बाद कोई भी ऐसा रजवाड़ा जिसके राजा की मृत्यु हो गई और उसके पास कोई भी बायोलॉजिकल सक्सेसर नहीं है, तो उसके स्टेट को एनेक्स कर दिया जाएगा बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा का पूरा स्टेट को एनेक्स करने की प्लान करती है, साजिश करती है। वो कैसे करती है? वो भी इसी का ही आउटकम था ना, दैट वाज आल्सो द आउटकम ऑफ दिस थिंग ओनली साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो घुमा फिरा के आपको 2-3 चीजें दिखती है। वी डू गेट 2-3 थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ द इनहेरिटेंस लॉ एंड द इनहेरिटेंस कल्चर। वो आपको यही मिलेगा जहां पे बेसिकली इन लोग का मानना ये है कि भाई कुछ भी हो जाए, हम लोग आपको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, आपको पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय करने की इनफैक्ट साजिश कर रहे हैं साहब। ठीक है ना? तो राइट टू इनहेरिटेंस का कल्चर आपको यहां से दिखता है। बहुत बड़ी मात्रा के अंदर एक्सप्लॉयटेशन हुआ साहब कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत। और बेसिकली इन्होंने क्या किया कि अपनी खुद की जो प्लांटेशन सेक्टर है वहां पे लोगों को डाइवर्ट किया। तो ये जो लेबर है, ये लेबर कहां जाएगा? फ्रॉम वेयर दे विल गेट द वर्क साहब। इनको काम कहां से मिलेगा? इनको कौन मदद करेगा काम करने के लिए साहब, है ना? तो इनको काम करने के लिए फिर प्लांटेशन सेक्टर को ओपन किया गया कि आओ चलो हमारे खेतों के अंदर आओ, आओ चलो आप हमारे साथ काम करने के लिए आओ साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो होगा क्या कि धीरे 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 जब हम लोग अफ्रीका की कहानी देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ अफ्रीका, हमको एक चीज समझ में आ रही है कि इन्होंने इनहेरिटेंस लॉ को पास किया। पीजेंट्स को कहा जाता है कि आप अपनी जमीन से मालिकाना का हक छोड़ देते हो। ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट द लैंड एज अ रिजल्ट व्हिच वाज अदर दी पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट। तो मतलब एक ही बंदे के हाथ में जमीन के मालिकी के अधिकार आए, बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उन सबको बोल दिया गया कि तुमको यहाँ पे काम करना है तो कहीं और काम करिए, आप यहाँ पे अब खेती के रूप में काम नहीं कर सकते साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? बहुत लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, माइन वर्कर्स को कन्फाइन किया गया अपने कंपाउंड के अंदर। कहा गया कि तुम यहाँ माइनिंग के बाहर नहीं जा सकते, जहां जहां यहाँ पे माइनिंग हो रही है वही एरिया के अंदर आपको रुकना है, वहां पे ही आपके राइट्स होंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब कंडीशन के अंदर धीरे 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 अफ्रीका की हम लोग बात करते हैं, अफ्रीका के अंदर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हुआ। उसके बावजूद भी कुछ कुछ लोग अपनी लाइफ स्टॉक, अपनी छोटी सी लैंड को पकड़ के अपना जीवन चलाते रहते थे। और 1880s और 1890s के दौरान हमको बेसिकली एक बीमारी दिखेगी जिसका नाम है रिंडर पेस्ट साहब, जो कैटल डिजीज के रूप में है साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? ये भी बीमारी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो कहां से आई थी? ये आई थी मेनली इनफैक्ट यूरोपियंस के द्वारा साहब, है ना? तो आप देखिएगा, तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी हमको मिलती है। ये जो स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी है ये भी यूरोपियंस अफ्रीका के अंदर लेके आए थे। दूसरी आपको रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी दिखेगी। ये जो रिंडर पेस्ट है ये भी बेसिकली अफ्रीका के अंदर आती है और ये कैटल डिजीज थे सब। अब अफ्रीका के जो कैटल थे दे वर नॉट इम्यून टू दी न्यू डिजीज साहब। अफ्रीका के अंदर जो कैटल्स हुआ करते थे उनके पास इम्यूनिटी नहीं थी, उन्होंने कभी ये बीमारी देखी नहीं थी क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ही अपना जीवन चलाते रहते थे साहब। गेटिंग माय पॉइंट? तो ब्रिटिशर्स ने जो एशिया से यहाँ से कैटल को इंपोर्ट कराया था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इटालियन सोल्जर्स ये कैटल मीट को खाया करते थे और उसके बाद ये ईस्ट अफ्रीका के अंदर पूरी की पूरी इनफैक्ट है ना रीजन में फैल जाती है। क्योंकि एरिट्रिया अगर आपको याद होगा वो इटली ने कैप्चर किया था। मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी एरिट्रिया के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, अगर आपको याद होगा। इन यस्टरडेज क्लास आई हैड टॉक्ड अबाउट द एरिट्रिया। दिस इज द एरिट्रिया रीजन साहब, ठीक है, विच वॉज कैप्चर्ड बाय द इटालियन साहब। इटालियंस अगर आप देखोगे तो आपको जस्ट यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द इटली साहब, ये आपका इटली है और इटली ने एरिट्रिया को कैप्चर किया था। दे हैड कैप्चर एरिट्रिया साहब। तो एरिट्रिया के अंदर ये जो कैटल डिजीजेज है ये बहुत फैलती है क्योंकि इटालियंस वहां से लेके आए थे साहब। ये जो रिंडर पेस्ट है एक बार अफ्रीका के ईस्टर्न एरिया में गया उसके बाद तो एकदम फॉरेस्ट फायर की तरह फैलने की शुरुआत होती है। आपको भी पता होगा फॉरेस्ट फायर की कहानी क्या होती है साहब। जंगल में जब आग लगती है तो आग रुकती नहीं है, महीनों महीनों तक, सालों सालों तक। कभी कभी तो आप देखोगे आपकी पूरी की पूरी जंगल को खाक करके रख देगी, इतनी सारी जंगल की आग भारी होती है साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो यहाँ पे हमको यही दिख रहा है, हियर ऑल दिस केस ऑल्सो वी डू गेट दी पर्सपेक्टिव दैट अफ्रीका के अंदर जो फॉरेस्ट फायर हुआ था
ये फॉरेस्ट फायर के कारण या बेसिकली रिंडरपेस्ट नाम की इनफैक्ट जो बीमारी फैली थी, ये फॉरेस्ट फायर के जैसे ही इनफैक्ट फैल जाती है। और जिस तरह से ये फैलती है, द वे इट एक्सपांडेड साहब, है ना, उसके बाद तो आप बहुत बात मत करिए साहब, सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे लोगों की जो जानवर है वो मारे जाते हैं साहब, है ना। तो रिंडर पेस्ट आपकी कैटल्स को इम्पैक्ट करेगी, याद रखिएगा साहब, रिंडर पेस्ट आपकी कैटल्स को इम्पैक्ट करेगी। और कैटल्स के ऊपर जिन लोग का लाइवलीहुड डिपेंडेंट था, वो सबके सब क्या हो जाएगा, व्हाट इट विल लीड टू, वो सबके सब बेकार हो जाएंगे। सही की गलत साहब, ठीक है। स्मॉल पॉक्स मैंने आपको बताया ह्यूमंस को इफेक्ट करता है, और ह्यूमंस को इफेक्ट करने के बाद इनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी। वाइप आउट होने का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी सिचुएशन खराब हो जाती है। इट रीच द केप अफ्रीका साउदर्न मोस्ट 5 years लेटर, अलोंग द वे रिंडर पेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, अफ्रीका के अंदर जो कॉलोनाइजेशन हुआ, ये कॉलोनाइजेशन का परिणाम ये आया कि 90% से ज्यादा मात्रा के अंदर बेसिकली जो कैटल थी इन्होंने साफ कर दी। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड द अफ्रीकन लाइवलीहुड। अफ्रीका के अंदर जो स्थानिक लोग अपना जीवन चलाते थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वो कैटल्स के ऊपर ही अपना जीवन चलाते थे, बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री करते थे साहब। और इसी के कारण हमको पता चलता है कि एक आदमी जब अनएम्प्लॉयड होता है, उसके पास अब कोई इनकम का स्रोत नहीं रहा है। पहले तो अपनी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चलाता था कैटल्स के द्वारा, अपनी खेती वेती करा के साहब। उसके बाद उसके पास कोई काम नहीं था, वो गया प्लांटर्स के पास, वो गया माइन ओनर्स के पास, वो गया कॉलोनियल की सरकार के पास और कहा कि माई बाप हमको काम दे दो, माई बाप हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, माई बाप हमारी से हम लोग को कुछ भी करके इनफैक्ट यहाँ पे वर्क चाहिए साहब। गेटिंग माय पॉइंट। और इन दिस कंडीशंस वी सी कि अफ्रीका की जो सरकार थी उन्होंने पूरी की पूरी मोनोपोली क्रिएट की थी। उन्होंने डिसाइड किया कि आपके पास अगर काम चाहिए तो आपको लेबर मार्केट में आना पड़ेगा, आपको ये माइनिंग इंडस्ट्री, आपको ये प्लांटेशन इंडस्ट्री, ये जितने भी विस्तार है वहां पे खेती करने के लिए हमारे साथ आना पड़ेगा। और कंट्रोल ओवर द स्कैर्स रिसोर्सेज ऑफ द कैटल एनेबल द यूरोपियन कॉलोनाइजर्स टू कॉन्कर एंड सबड्यू अफ्रीका। अब आप समझने की कोशिश करिए कि हाउ द अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन टुक प्लेस साहब, है ना। कल के क्लास के अंदर भी मैं आपको ये बता रहा था, इन द यस्टरडेज क्लास ऑल्सो आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट दी कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका टुक प्लेस। और अफ्रीका के कॉलोनाइजेशन के अंदर ये जो एग्जाम्पल है रिंडर पेस्ट का, आपको समझ में आता है कि किस तरह से अफ्रीका के अंदर जो बचे कुछ है बेसिकली अफ्रीकन लोग थे जो अभी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश कर रहे थे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस रखने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि जब तक आप आर्थिक रूप से आजाद होते हो, वेन एवर यू आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, तो हमको एक चीज मिलती है, उसके साथ साथ आपका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी उभर के आ जाएगा साहब, है ना। तो एज एंड व्हेन यू विल बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, यू विल बी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट एज वेल साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये दोनों का दोनों पर्सपेक्टिव आपको इसके अंदर से दिखता रहता है। एंड वी कम टू नो कि अफ्रीका की खुद की जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो गई थी। रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी अफ्रीका के कोने कोने तक चली जाती है। अफ्रीका के अंदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बढ़ने की शुरुआत होगी। लोगों को माइनिंग के लेके अलग अलग विस्तारों के अंदर काम कराने के लिए मजबूर किया जाएगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इस तरह से कॉलोनाइजेशन ने क्या किया साहब, समझ में आया कि नहीं आया। कॉलोनाइजेशन लेड टू द सबड्यूएशन ऑफ द लोकल कल्चर साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी दे वर एबल टू सबड्यू अफ्रीका। इनफैक्ट ये जो कॉलोनाइजेशन है इसने सबड्यूएशन किया। सबड्यूएशन का मतलब ये वही है कि उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। अफ्रीका को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया 1890s तक आते आते। इसी तौर के ऊपर आपका सबड्यूएशन आपको पता चलता है एशिया के अंदर भी हमको मिलेगा। एशिया नाम का जो खंड है बेसिकली इसी के अंदर भी इनकी यही प्रैक्टिस रही थी। और ये दोनों जगह के ऊपर आप देखोगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज का साहब। पूरी की पूरी वर्ल्ड की कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज को आप लिंकअप करिए। यू ट्राई टू लिंक अप द होल वर्ल्ड कॉलोनियल पॉलिसीज साहब। पूरे वर्ल्ड की कॉलोनियल पॉलिसीज के अंदर आपको यही चीज दिखेगी कि कितनी भी मात्रा के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हो उन सबका एक्सप्लोटेशन होना चाहिए, बड़ी मात्रा के अंदर एक्सप्लोटेशन होना चाहिए साहब, ठीक है ना। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन आपको बहुत लार्ज स्केल पर्सपेक्टिव में दिखेगा एज अ पार्ट ऑफ द कॉलोनियल प्रैक्टिसेस। एंड ये बहुत चलता है, ये आगे भी चलता है और उसके कारण लोगों का शोषण भी चलता रहेगा। अब आप समझने की कोशिश करिए, अफ्रीका के अंदर 3 सेक्टर्स का बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था। एक तो माइनिंग सेक्टर का साहब, ठीक है ना। माइनिंग के साथ साथ दूसरा था प्लांटेशन सेक्टर का साहब। अब प्लांटेशन सेक्टर की कहानी क्या होती है। प्लांटेशन सेक्टर बेसिकली ऐसा सेक्टर है जहां पे कैश क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत सारा पैसा लगाया जाता है। आपकी लैंड को क्लियर किया जाता है। लैंड को क्लियर करने के बाद वहां पे एग्रीकल्चर को या फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाता है। पर ये कैसा फार्मिंग होता है, ये कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या होता है साहब, ये पूर्ण रूप से वैसा फार्मिंग है जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि वित्तीय रूप से, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए तो उसमें
मेनली फायदा इनफैक्ट प्रॉफिट के रूप में प्लांट्स को उगाने की बात की जाती है। अब आप धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करिए कि कॉलोनाइजेशन 1850s के बाद, पोस्ट 1850s या पोस्ट 1880s में बात करूंगा, ऑलमोस्ट पूरा अफ्रीका, पूरा एशिया, इनफैक्ट मैं आपको कहूंगा कि पैसिफिक वाले रीजन के अंदर भी हो चुका था साहब। इनफैक्ट आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी कैप्चर होने की शुरुआत हो गई थी, वहां पे भी कॉलोनाइजेशन आपका पूरी तरह से हो रहा है साहब। इंक्लूडिंग अमेरिका तो आपका पूरा का पूरा इनके हाथ में था ही, क्योंकि अमेरिका तो इन्होंने 17वीं सेंचुरी से ही सबड्यू करना शुरू कर दिया था। अब कहानी ये चलती है कि इन सब रीजन्स के अंदर जितने भी ब्रिटिश सरकारें थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसका लिंकेज एक चीज के साथ जुड़ेगा, वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के साथ। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? क्योंकि प्लांटेशन एग्रीकल्चर और माइनिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, याद रखेगा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर और बेसिकली यहाँ पे कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी को थोड़ा बहुत समझाता हूँ, सो दैट आपको पिक्चर क्लियर होगा कि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ साहब, ठीक है ना? तो हम लोग जब कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर था साहब, ठीक है? ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर कैश क्रॉप्स को उगाना जाना और कैश क्रॉप्स के द्वारा बेसिकली जो कमर्शियल फार्मिंग है, ये कमर्शियल फार्मिंग की तरफ पुश करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका एग्रीकल्चर का दिखेगा साहब, ठीक है ना? सो यू शुड नो द फर्स्ट थिंग, आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि कमर्शियल फार्मिंग एंड कैश क्रॉप्स आर इंटररिलेटेड और दिस आर पार्ट ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर साहब। ये कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी ही का पार्ट है, जहां पे बेसिकली माइनिंग करना था साहब। और माइनिंग की बात करेंगे तो उसका भी मेन टारगेट ये था कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए तो वहां पे भी बेसिकली जो भी माइंस के अंदर आपको कॉपर मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, सिल्वर मिल रहा है, ये सब का भी पैसा बनाना है साहब, ठीक है? घुमा फिरा के इन दोनों एक्टिविटीज के लिए आपको चाहिए लेबर साहब। समझ में आया कि नहीं आया? यू नीड लेबर फॉर दैट साहब। अब चलिए हम लोग माइनिंग सेक्टर की बात करते हैं। लेट अस ट्राई टू डिस्कस अबाउट द माइनिंग सेक्टर। माइनिंग सेक्टर का मतलब है बेसिकली बड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी के जमीन के अंदर एक सर्वे किया गया है, सर्वे के अंदर पता चला है कि यहाँ नीचे बहुत सारा सोना पड़ा है, देयर इज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लैंड दैट इज अवेलेबल, देयर इज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड दैट इज अवेलेबल साहब। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो हमको क्या पता चल रहा है, व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर? वी कम टू नो दैट बिकॉज ऑफ द माइनिंग सेक्टर एंड द एक्सप्लोटेशन, यहाँ पे लेबर की आवश्यकता थी। अब लेबर कहीं से आ सकता था? एक तो था लोकल लेबर साहब। लोकल लेबर की कहानी का मतलब क्या है कि जो मजदूर होगा वो बेसिकली, अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए, स्थानिक विस्तार से उठा के इन्होंने हायर कर दिया और कहा कि बेटा कल से तेरे को, है ना, यहाँ माइंस के अंदर आके काम करना है, यू आर सपोज टू वर्क इन द माइंस फॉर अस। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर की कहानी क्या है? यहाँ पे कैश क्रॉप्स को उगाया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दे सकता हूँ, एक तो शुगर केन नाम का कैश क्रॉप आपको दिखेगा साहब। शुगर केन के साथ साथ आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको इंडिगो भी दिख जाएगा साहब। इसके साथ साथ आप पकड़ने की कोशिश करिए तो आपको रबर दिखेगा साहब। ये सब कैश क्रॉप्स है जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में बहुत चलते थे उस टाइम में पूरे विश्व के अंदर साहब, ठीक है ना? अब ये कैश क्रॉप्स को लगवाने के लिए लेबर की जरूरत होगी साहब। प्रॉब्लम ये था कि लोकल लेबर जो है उसके पास स्किल नहीं है, इट इज व्हाट अनस्किल्ड साहब। समझ में आया कि नहीं आया? लोकल लेबर अफ्रीका के अंदर अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड का मतलब है बेसिकली अभी वो धीरे धीरे सीख रहा है ये सब चीजें साहब। गेटिंग माय पॉइंट? अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मुख्य टारगेट क्या था साहब, ठीक है? वो था प्रॉफिट मेकिंग। अब प्रॉफिट मेकिंग के लिए अगर हम लोग स्थानिक लोगों की राह देखेंगे कि वो काम सीखे और काम सीखने के बाद हम लोग के लिए खेती करके दे, तब तक तो पूरी की पूरी क्रॉप की साइकिल खत्म हो जाएगी। बाय दैट टाइम द होल साइकिल ऑफ द क्रॉप एंड द होल साइकिल ऑफ द एग्रीकल्चर वुड हैव बीन एंडेड साहब, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, दे रियलाइज, द यूरोपियन कंट्रीज रियलाइज कि नाउ वी नीड लेबर फ्रॉम दी बाहरी एरियाज, और फॉरेन के मार्केट से हमको लेबर लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि लोकल लेबर अनस्किल्ड है, लोकल लेबर के पास अनुभव नहीं है, लोकल लेबर की कंडीशन ऐसी हो गई है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो लोकल लेबर क्या करेगा? लोकल लेबर कुछ नहीं काम कर पाएगा साहब। तो हमको ऐसा लेबर चाहिए जो बाहर से हमारे लिए काम में आ पाए साहब, ठीक है? और इसी के कारण क्या होता है कि अफ्रीका से लेके दुनिया के अलग अलग कोने के अंदर साहब, ठीक है, ये जो लेबर था, ये लेबर फॉरेन से लेके आने की शुरुआत होती है साहब। और फॉरेन लेबर में कहां से लेकर लेबर लेकर आएंगे साहब, ठीक है? आप समझने की कोशिश करिए। लेबर फॉरेन से लेके आने की बात हुई, चर्चा हुई कि हम लोग विदेशी विस्तारों से बेसिकली मजदूरों को उठा के लेके आएंगे, पर ये जो विदेशी मजदूर है ये कहां से आएंगे? फ्रॉम विच एरियाज यू विल गेट द फॉरेन लेबर्स फ्रॉम साहब? ऐसे एरियाज जहां पे आपकी ऑलरेडी कॉलोनी एस्टैब्लिश हो चुकी हो, ऐसे एरियाज जहां पे आपका कॉलोनियल पावर के रूप में दबदबा क्रिएट हो चुका हो, ऐसे एरियाज जहां पे आप पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली और मैं कहूंगा साथों साथ आपका पूरा का पूरा कमांड हासिल हो साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना?
तो ये जो सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुई है, द सिचुएशन दैट हैज बीन क्रिएटेड इन दिस रीजन, यहाँ पे उनको अब जरूरत पड़ती है कि हम कोई लेबर को लेके आए। अब ये जो लेबर बेसिकली कहीं पे अवेलेबल था वो बड़ी मात्रा में था इंडिया के अंदर, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैसे सब्जुगेट कर दिया था 1750 के बाद। जैसे जैसे प्लासी की लड़ाई हुई, प्लासी के बाद बक्सर की लड़ाई हुई, उसके बाद हमको पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राज्य व्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारतीय समाज व्यवस्था को पूरी तरह से सब्जुगेट कर दिया था। इंडियंस अब धीरे 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 स्किल्ड लेबर के रूप में उपयोग होने की शुरुआत होती है और इंडियन कम्युनिटी के कुछ कुछ लोगों को कहा जाता है कि बबुआ फॉरेन चलोगे, हम आपको काम देंगे वहां पे। अब इंडियंस बेचारे इंडिया के अंदर बेकार बैठे हुए थे, इंडियंस की कंडीशन ज्यादा कुछ ठीक नहीं थी, इंडियंस के पास उतना पे काम नहीं था साहब। तो इंडियंस के पास काम नहीं था, उनकी कंडीशन ऑलरेडी खराब है, उनका ज्यादा एक्सप्लोटेशन हो रहा था। कुछ कुछ लोगों को बोला गया कि वो देख कबूतर साहब। वो देख कबूतर का मतलब क्या है कि उनको बोला जाता है कि हम आपको काम देंगे, हम आपको काम देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए और हम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करा के देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको एक नए प्रदेश के अंदर काम करना है हमारे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर साहब। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ से ही एक प्रथा की शुरुआत हुई जिसे हम लोग पहचानते हैं इंडेंचर लेबर साहब। इंडेंचर लेबर का मतलब क्या है? इंडेंचर लेबर का मतलब ये होता है कि अ बॉन्डेड लेबर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू न्यू कंट्री और होम। मतलब आप बेसिकली जब कोई नए प्रदेश के अंदर जा रहे हो तो आपको वहां पे जाने के लिए जो खर्चा लगता है उसका हर्जाना देने के लिए आपको बेसिकली थोड़े बहुत काम करने पड़ेंगे किसी और के खेत में, किसी और के विस्तार में। उसी को ही इंडेंचर लेबर की कंडीशन के रूप में पहचानते हैं। अब इंडिया से इंडेंचर लेबर माइग्रेट क्यों होता है साहब? ठीक है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द इमिग्रेशन ऑफ द इंडेंचर लेबर साहब? इमिग्रेशन का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता साहब? है ना, मैं इमिग्रेशन नाम का शब्द यूज कर रहा हूं, ना कि इमिग्रेशन नाम का शब्द यूज कर रहा हूं साहब। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इमिग्रेशन। एमिग्रेशन ई नाम का शब्द आता है, ना कि आई नाम का शब्द साहब। ठीक है, एक इमिग्रेशन आई से भी होता है, एक इमिग्रेशन ई से भी होता है साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? ये याद रखेगा कि ये जो इमिग्रेशन की बात की गई है, ये इमिग्रेशन इंडिया से क्यों हुआ, इसके पीछे दो प्रकार के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे साहब। ठीक है, एक तो था पुश फैक्टर इंडिया के लोकल मार्केट में, और दूसरा था फॉरेन मार्केट्स के अंदर पुल फैक्टर साहब। ठीक है, इंडिया के लोकल मार्केट के अंदर पुश फैक्टर वो था कि इंडिया के लेबर के पास इंडिया के अंदर काम नहीं था, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत हाई है साहब। वी हैव गॉट वेरी हाई पॉपुलेशन साहब, और हाई पॉपुलेशन को सस्टेन कराना उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार, ना ही कोई इकोनॉमी के अंदर लोगों की हालत थी, और इसके कारण इनको लग रहा था कि यहाँ से निकल जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, कोई और देश के अंदर अपना भविष्य, अपना किस्मत बनाएंगे। पुल फैक्टर के अंदर इनको इंसेंटिव्स देने की बात की गई थी। इनको कहा गया था कि आप विदेश के खेतों के अंदर आके खेती करिए, हम आपको बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं कि फॉरेन में सेटल कराएंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दूसरा पॉइंट, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन शायद इंप्रूव होगी, ऐसा भी इन्होंने सोचा था। दे हैड थॉट कि अवर इकोनॉमिक कंडीशन विल इंप्रूव साहब, हम कहीं और जाके काम करेंगे तो आर्थिक रूप से हमको फायदा होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि इन लोग के पास ऑलरेडी स्किल्स हुआ करती थी, दे ऑलरेडी वर स्किल्ड लेबर्स। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ कुछ मजदूर ऐसे थे जो पहले भी ब्रिटिश सरकार के समय पे भारत में काम कर रहे थे बेसिकली। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये जो करारबद्ध श्रमिक बेसिकली समाज था, जिसे इंडेंचर लेबर के रूप में पहचानते हैं, उनको इंडिया से अदर कॉलोनीज में लेके जाने की कोशिश की जाती है बाय द ब्रिटिश। और ब्रिटिश बेसिकली दुनिया के अलग अलग कोने के अंदर इंडेंचर लेबर को लेके जाएंगे। उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे की कहानी को आज के क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही पर्सपेक्टिव से आपका अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन भी जुड़ा हुआ है, यही पर्सपेक्टिव से इंडियंस की अफ्रीका के अंदर एंट्री भी जुड़ी हुई है। आपको पता होगा कि यू विल फाइंड अ ह्यूज नंबर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हु सेटल्ड इन द यूरोप साहब, है ना? यूरोप कहाँ साहब? क्या कहते हैं हम लोग? अफ्रीका के अंदर साहब, है ना? गांधी जी के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो गांधी एक्चुअली वेंट टू बेसिकली अफ्रीका टू फाइट अ केस ऑफ द इंडियन कम्युनिटी। जो भारतीय समाज है, भारतीय संस्कृति का जो प्रश्न था, जो अफ्रीका के अंदर बहुत सारे हमारे इंडियंस को परेशान किया जा रहा था, उसी को लेके तो गांधी जी जाते हैं। गांधी जी विल बी going to Africa because for this case only, because he wanted to fight for the rights of the indentured labor साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इंडिया से बेसिकली जो लेबर का माइग्रेशन हुआ, ये लेबर के माइग्रेशन के ऊपर की कहानी क्या है साहब? उसके ऊपर यूपीएससी ने 2018 की मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछ दिया था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था। आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, Why indentured labor was taken by the British from India to other colonies?
भारत से दूसरी कॉलोनी के अंदर इंडेंचर लेबर को क्यों लेके गया? हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटी ओवर देयर? क्या ये लोग अपनी संस्कृति बचा पाए हैं साहब, है ना? तो अंग्रेज किस कारण भारत से करारबद्ध समेत अन्य उपनिवेशों में ले गए थे? क्या ये वहां पर सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित रखने में सफल रहे हैं? डू यू थिंक दैट दे वर एबल टू प्रिजर्व द कल्चरल आइडेंटिटी साहब, है ना? तो ये 2018 का 15 मार्क का क्वेश्चन था साहब। ये कॉलोनियलिज्म का ही पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ द कॉलोनाइजेशन ओनली। और अफ्रीका के अंदर और यूरोप के जो भी कॉलोनाइजर्स थे, इनको जब मजदूर की आवश्यकता हुई तो ये लोग भारत से लोगों को लेके चलते हैं साहब, ठीक है ना? तो उसके ऊपर पहले थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं, फिर आगे की स्लाइड्स के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से बड़ी मात्रा के अंदर इंडेंचर लेबर्स को बेसिकली यहाँ से माइग्रेट कराया गया था साहब, ठीक है ना? सो द स्टोरी ऑफ इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया साहब, है ना? तो एनसीईआरटी लिखता है द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इलस्ट्रेट द टू साइडेड नेचर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। 19वीं शताब्दी की जो दो धारी तलवार थी वहां पे हमको मिल रहा है साहब। इट वॉज अ वर्ल्ड फॉर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज द ग्रेट मिजरी। एक साइड के ऊपर लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारा पैसा बना रहे थे, दूसरी साइड के ऊपर बहुत आर्थिक रूप से संक्रमण भी हो रही थी, बहुत लोग दुखी थे। हायर इनकम्स फॉर दिस सम एंड पॉवर्टी फॉर द अदर्स। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग बहुत अमीर हुए, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। ये तो दो धारी तलवार हर एक जीवन के अंदर चलती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन सम एरियाज एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ कोएर्शन इन अदर एरियाज। कुछ कुछ विस्तारों के अंदर तकनीकी विकास बहुत बड़ी मात्रा के हुआ। ये तकनीकी विकास के कारण काफी लोग बहुत फायदे होते हैं। दूसरे साइड के ऊपर ये टेक्नोलॉजी का आधार बना के बहुत लोगों का शोषण होता है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इन दिस कंडीशंस वी सी कुछ कुछ इंडियंस को भी यहाँ से माइग्रेट कराया गया और कहा गया कि हम आपको लेके चलेंगे दुनिया के अलग अलग कोने में, आप हमारे साथ बने रहिएगा साहब, ठीक है ना? तो hundreds and of Indian community and the Chinese labor were taken to the different parts of the world साहब, ठीक है? तो उसी की कहानी को मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। In 19th century, hundreds or thousands of Indian and Chinese laborers went on to work on plantation साहब। प्लांटेशन का मतलब क्या है? बड़ी बड़ी बागायत खेती के अंदर, in the mining sector, in the road and the railway construction projects around the world। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा था, ये कॉलोनीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा था, ये कॉलोनीज के अंदर खेती का बेसिकली जो विकास हो रहा था, उन सब विस्तारों के अंदर हमको एक चीज पता चल रही है, वो ये है कि आपके यहाँ पे ये जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुआ, वहां पे मजदूरी करने के लिए भारत और चाइना से लोगों को उठा के लेके गए साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? इन सब लोगों को इंडेंचर लेबर्स के रूप में कहा गया है। क्या कहा गया है? इंडेंचर लेबर्स के रूप में। इनको कहा जाता है कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको फ्री हो कि आप इंडिया में भी ट्रैवल कर सकते हो, आपको 5 साल तक कहीं पे फिक्स काम करना है साहब। क्यों? क्योंकि आपको बोट में बिठा के लेके जाने का खर्चा जो है वो आपने खुद ने नहीं किया था। आपका जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, आपका जो शिपिंग चार्जेस है वो बेसिकली किसने पे किया था? ये शिपिंग चार्जेस पे करने वाला था वो था आपका एम्प्लॉई जो आपको वहां पे खेत में काम करा रहा था साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो आपको कहीं और काम मिला है तो आप 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंधे हुए हो और 5 साल के बाद आप भारत वापिस जा सकते हो, या 5 साल के बाद बेसिकली आपके लिए कुछ नई चीजें खोल दी जाएगी साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये जो सिचुएशन होती है इसी को इंडेंचर लेबर के रूप में हम लोग पहचानते हैं साहब। ये इंडेंचर लेबर के अंदर इनको सैलरी भी प्रॉमिस की गई थी, ऐसा नहीं था कि सैलरी नहीं थी, पर सैलरी अगर आप समझने की कोशिश करोगे बहुत मिनिमम सैलरी होती है। और इसके ऊपर तो इन्होंने टैक्सेस पे किए थे साहब, दे वर सपोज टू पे अप द टैक्सेस एज वेल। जैसे अफ्रीका के अंदर आई स्टिल रिमेंबर, अफ्रीका की सरकार थी उसने पोल टैक्स इंपोज कर दिया था। द अफ्रीकन गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड अ पोल टैक्स ऑन द इंडियन कम्युनिटी साहब, है ना? तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे दिखती रहती है। वी सी ऐसी सिचुएशन यहाँ पे होगी जहां इंडिया के अंदर यूपी से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से, तमिलनाडु के विस्तार से, जहां जहां काम के लिए किसी के पास आवश्यकता नहीं थी, इन सबको एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया और कहा गया कि बेटा जाओ कहीं फॉरेन के कंट्री के अंदर और आपको वहां पे काम करना मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी आर्थिक भविष्य को अच्छा कर सकते हो, आप अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हो, आप अपने आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ सकते हो। और इसके कारण हमारे जो लेबर्स थे, इंडेंचर लेबर्स थे, ये धीरे 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 माइग्रेट करने की शुरुआत करेंगे। इन द मिड 19th century दिस रीजन्स एक्सपीरियंस मेनी चेंजेस
cottage industries declined and land rent rose. Lands were cleared for mines and plantations. मैंने आपको बताया कि बिहार, यूपी, तमिलनाडु वाले रीजन के अंदर लोग बहुत बुरी तरह से बेहाल थे। यहाँ की स्थानिक इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया गया था। जो लोग वहां पे टेनेंसी के रूप में खेती कर रहे थे, उन लोग का बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लॉयटेशन हुआ। जंगलों को साफ किया गया प्लांटेशन सेक्टर के अंदर, माइनिंग सेक्टर के अंदर, और इसी के कारण इंडियन जो वहां की स्थानिक पॉपुलेशन थी, उनको पता चल गया कि यार हम लोग यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, हमारी कंडीशन बहुत खराब हो गई है। ऑल दिस थिंग अफेक्टेड, आप देखने की कोशिश करें एनसीईआरटी क्या लिखता है, ऑल दिस थिंग अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पुअर। आपको पता होगा कि 1850s के बाद भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत की पूरी सिस्टम को चलाती थी। और ये जो ब्रिटिश सरकार, मतलब जो वाइसरॉय की सरकार थी, उसके समय पे ही इंडिया की इकोनॉमी और खड्डे में डाली जाती है। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। यहाँ पे जो कंडीशन क्रिएट की गई है खेती को लेके, उसके कारण ये सब के सब बेकार हो गए। बेचारे बहुत गरीब लोग थे, इनके पास कोई कंडीशन नहीं थी कि ये लोग अपने खुद के घरों के अंदर खेती कर पाए, अपनी खुद की जमीन के ऊपर खेती कर पाए, और इसी के कारण इनको माइग्रेट करना पड़ा। दे फेल्ड टू पे देयर रेंट्स, मैंने आपको बताया ये लोग अपना भाड़ा नहीं दे पा रहे थे। बिकेम डीपली इंडेप्टेड साहब, ये लोग कहीं और उधारी लेके जी रहे थे अपना जीवन। एंड फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क साहब, काम की शोध में, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रैवल करने की शुरुआत करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया साहब, है ना, कि यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है उसमें दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है साहब। एक तो पुश फैक्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट बिकेम द मेजर रीजन साहब, हाई पॉपुलेशन बहुत सारा था साहब, लैंडलेसनेस क्रिएट हो गई थी। पुल फैक्टर ऐसा था कि इंसेंटिव, स्किल्ड वर्कर, इकोनॉमिक कंडीशन की थोड़ी इंप्रूव होगी, इसके लिए भी कुछ लोग चले जाते हैं। और इस तरह से ऐसे कोई भी विस्तार जहां पे इनको काम मिलने की आवश्यकता थी, वहां पे इनको माइग्रेट कराया गया था साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इंडिया से कहां से इंडेंचर लेबर जाता है, याद रखिएगा, विच ऑफ द एरियाज वर द इंडेंचर लेबर टेकन टू साहब, ठीक है। एक तो आपको तमिलनाडु वाले रीजन से आपको यहां दिख जाएगा, यू विल फाइंड इन दिस रीजन साहब, है ना। ये जो रीजन है साहब, खास करके सिंगापुर वाला रीजन है, या यहां से आप पकड़ने की कोशिश करिएगा श्रीलंका वाला रीजन है। इन सब रीजन से अंदर में हमको पता चलता है कि ये तमिलनाडु के जो किसान थे, तमिलनाडु के जो स्थानिक लोग थे, उनको सिंगापुर के अंदर, या यही तमिलनाडु के बेसिकली जो लोकल लोग थे, इनको बेसिकली माइग्रेट कराया गया इन द अदर एरिया साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। और हमको पता चलता है कि बेसिकली ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, हमको पता चल रहा है कि जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है, ये सिचुएशन के द्वारा एक चीज हमको समझ में आ रही है कि यहाँ बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कॉलोनाइजेशन होगा साहब, है ना। तो तमिलनाडु के बहुत बड़ी मात्रा में लोग श्रीलंका के अंदर स्थायी किए गए साहब, क्योंकि बेसिकली श्रीलंका के अंदर भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत चल रहा था। इवन इन श्रीलंका वी डू गेट द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के द्वारा हमको पता चल रहा है कि यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बदलने की कोशिश की जाती है। उसी तौर के ऊपर हमको पता चलता है कि ये जो सिंगापुर वाला विस्तार है, ये सिंगापुर वाले विस्तार के अंदर भी हमको प्लांटेशन एग्रीकल्चर दिखेगा साहब। सिंगापुर से लेके मलेशिया वाला जो रीजन है, यहाँ पे भी इनफैक्ट ब्रिटिशियर्स ने अपना दबदबा बनाया था। तो यहाँ पे तमिलनाडु के पीजेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेट किए गए। इवन आज की तारीख में भी आप देखिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इवन इन बोथ दिस एरियाज वी डू गेट एविडेंसेस ऑफ द तमिल कल्चर आपको बहुत बड़ी मात्रा में दिखेगा साहब, ठीक है। बाकी सारे आपके यूपी और बिहार के जो रीजन्स के लोग थे, कहाँ पे, यूपी बिहार के जो रीजन के लोग थे, उन सबको माइग्रेट किया गया इन दी, आई वुड से, द रीजन ऑफ द कैरेबियन आइलैंड्स। कैरेबियन आइलैंड्स आपको पता होगा साहब, कैरेबियन आइलैंड्स कहाँ पे आए, where are the Caribbean islands located साहब, they are on the I would say the lower part of the Atlantic वाला रीजन साहब, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ल्ड का मैप हमारे पास अभी नहीं है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ साहब, ठीक है ना। ये जो कैरेबियन आइलैंड है, इफ यू कैन सी ओवर हियर, अगर आप देख रहे हो कैरेबियन आइलैंड, ये जो कैरेबियन आइलैंड है यहाँ वाला, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी मात्रा के अंदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर को डेवलप कराया गया साहब, ठीक है। दिस इज द कैरेबियन आइलैंड, ये अमेरिका के जस्ट नीचे वाला रीजन है। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में इंडियंस लेके गए साहब, ठीक है। ये कैरेबियन आइलैंड के अंदर खास करके अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे साहब, यू विल गेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन साहब। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस जाते हैं, साथों साथ यहाँ पे भी इंडियंस आपको मिलेंगे साहब, इवन इन दिस रीजन साहब, ठीक है। ये जो मॉरिशियस वाला जो रीजन है,
ये मॉरिशियस वाले रीजन के अंदर भी आपको बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन दिखेगी साहब, ठीक है ना। तो वी सी दैट द इंडियन पॉपुलेशन वाज सेटल्ड एज अ पार्ट ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द कैरिबियन आइलैंड, इन द मॉरिशियस आइलैंड। इसके साथ साथ आपको एक और जगह दिखेगी, फीजी नाम की जगह दिखती है साहब। हाँ, वेयर इज फीजी लोकेटेड बाय द वे? आप मुझे बताइएगा कि फीजी का लोकेशन कहाँ पे आया हुआ है और फीजी का सिग्निफिकेंस क्या है साहब, ठीक है ना। तो ये जितने भी प्रदेश है, ऑल दिस एरियाज विच आर लोकेटेड, इन सब रीजन्स के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कॉलोनियल प्रैक्टिसेस का ग्रोथ होने की शुरुआत हुई। और ये जो कॉलोनियल प्रैक्टिसेस की ग्रोथ होने की शुरुआत होती है, तो हमको पता चलता है कि बेसिकली जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसका सबसे ज्यादा फायदा, बेसिकली उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर आप देखोगे तो अंग्रेजों को मिलता है साहब। गेटिंग माय पॉइंट है। तो ब्रिटिश वर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स। ब्रिटिशर्स को इसके कारण काफी सारा फायदा भी मिला और यहाँ से लेबर्स को माइग्रेट कराया गया साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वी सी दैट द डेस्टिनेशंस ऑफ द इंडियन इंडेंचर लेबर्स वर द कैरिबियन आइलैंड्स, मेनली ट्रिनिडाड, गयाना एंड सुरिनाम, एंड ऑल्सो द मॉरिशस एंड द फीजी साहब। तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू सिलोन एंड मलया। मलया का मतलब बेसिकली आज का मलेशिया और वो वाला रीजन है साहब, ठीक है। इंडेंचर लेबर्स वर आल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन आसाम। आसाम के अंदर भी बिहार से और ईस्टर्न वाले रीजन से बहुत सारे बड़ी मात्रा के अंदर आपको देखने को मिलता है कि मजदूरों को माइग्रेट कराया गया, क्योंकि आसाम में भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर था। श्रीलंका के अंदर भी अगर आपको पता होगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर मिलेगा, टी का ही बेसिकली। मलया के अंदर भी आपको वहां पे रबर का और उसका बहुत बड़ी मात्रा में दिखता है साहब। कैरिबियन आइलैंड, मॉरिशियस और फीजी वाले रीजन के अंदर आपको किसका दिखता है? शुगर केन का साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो यहां से रिक्रूटमेंट किया जाता है, गांवों से रिक्रूटमेंट किया जाएगा, मजदूरों को बोला जाएगा कि भाई चलो आप यहाँ पे हमारे साथ आ जाइए। हर एक गांव के अंदर एजेंट को अपॉइंट किया जाता है और हमारे मजदूरों को लगता था कि हम कहीं फॉरेन जाएंगे तो फॉरेन जाने के बाद हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमारी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, हम लोग की लाइफस्टाइल में बहुत सारा इंप्रूवमेंट होने की शक्यता है साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस मेनी माइग्रेंट्स एग्रीड टू टेक अप द वर्क, होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी एंड ऑपरेशन इन देयर होम विलेजेस। यार यहाँ के जो मजदूर लोग थे उन लोग को तो यही सोच था कि यार हमको तो गरीबी से मुक्ति मिलेगी, कहीं फॉरेन में जाएंगे तो काम काज कुछ अच्छा मिल जाएगा। एजेंट्स जो गांव गांव के अंदर जाते थे वो माइग्रेंट्स को कहते थे कि देखिए आप जब वैसे वहां पे जाओगे तो वहां पे सोना ही सोना होगा। अरे बेटा सोना ही सोना होगा पर सोने के लिए जगह नहीं होगी, वैसी कंडीशन आपके लिए क्रिएट की थी। आपको सोने की माइंस के अंदर काम करवाया जाएगा पर आपको सोने का 1 ग्राम भी लेने की अनुमति नहीं थी। अगर गलती से 1 ग्राम सोना लेने की कोशिश की तो आपकी पिटाई हो जाएगी और ऐसे सुताई होगी कि 4-5 दिन आप सो नहीं पाओगे, ऐसी कंडीशन होगी। वरना कभी कभी जिंदगी भर सोते रहोगे, आपको लिटा दिया जाएगा ये फॉरेन कॉलोनाइजर्स के द्वारा। तो बेसिकली इनको एक ख्याली पुलाव दिखाया जाता है, एक सपने दिखाए जाते हैं भारत के मजदूरों को। भारतीय मजदूरों को समझाया जाता है कि देखिए भाई आपको है ना कितना सारा आपका भविष्य जोरदार है साहब, आपका मोड्स ऑफ ट्रैवल, आपका कामकाज, आपकी वर्किंग कंडीशन बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाली है साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये जो सिचुएशन है इनको आधार के ऊपर हमारे बेचारे ग्रामीण विस्तार के लोग थे, उनको ऐसे ही ख्याली पुलाव दिमाग के अंदर चढ़ा दिया गया। उनको बोला गया कि देखिए भाई तुम्हारा भविष्य बहुत ही अद्भुत है, तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है, आप आ जाइए। किसी ने बताया नहीं कि आपको 6-6 महीने बोट में निकालने पड़ेंगे, किसी ने बताया नहीं कि इनको 4-4 महीने तक एक छोटी सी नाव के अंदर ठुसा के लेके जाया जाएगा और मजदूरी कराने के लिए लाया जाएगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट। तो इनको हसीन सपने दिखाए जाते हैं, हम लोग कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो दे वर नॉट टोल्ड दैट दे आर एम्बार्किंग ऑन द लॉन्ग सी वॉयज। उनको ये भी नहीं बोला गया था कि इनका भविष्य कैसा है साहब। गेटिंग माय पॉइंट। एट टाइम्स देखोगे तो बहुत सारे ग्रामीण लोगों को फोर्सिबली एबडक्ट करा दिया गया और इस तरह से एक न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी हमको दिखेगी साहब, है ना। इंडेंचर लेबर नाम की जो सिस्टम है ये मूलभूत रूप से एक गुलामी प्रथा की ही आपको सिस्टम दिखेगी साहब। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है, ये सिचुएशन के द्वारा इनका वहां पे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है। ऑन द अराइवल एट प्लांटेशन द लेबर्स फाउंड द कंडीशंस टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन। इन्होंने जो सोचा था वो नहीं हुआ, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ओ भाई मारो मुझे साहब, ये कंडीशन हमको यहाँ पे क्रिएट मिलती है। मजदूरों की शोषण बढ़ने की शुरुआत होती है, उनकी लिविंग कंडीशन और वर्किंग कंडीशन बहुत हार्श थी, उनके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं और इसी के कारण हमारे मजदूरों को पता चला कि भाई साहब इससे अच्छा तो बढ़िया जीवन भारत के अंदर था, इससे अच्छा तो बढ़िया जीवन हम लोग के लिए इंडिया के लोकल गांवों के अंदर था, जहां हम लोग दाल रोटी खा के भी, या हम लोग कह सकते हैं कि रोटी और प्याज खा के भी अपना जीवन चला देते थे साहब, है ना। वी वर हैप्पी टू बी लिविंग एंड वर्किंग ऑन आवर ओन एंड वी वर एबल टू
बेसिकली लिव अवर लाइफ ऑन देयर ओन साहब, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तो परेशान हो गए हैं साहब, हमको परेशान करवा दिया गया है ये कॉलोनियल पावर्स के द्वारा साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ऑन द अराइवल एट द प्लांटेशन द लेबर फाउंड द कंडीशन टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन, और इसी के कारण ये जो इंडेंचर लेबर की जो सिस्टम है उसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़ी मात्रा में दिखेगा। इनकी इनकम बहुत ही कम हुआ करती थी, और इनकम कम होने के साथ साथ इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। इनके पास कोई अधिकार नहीं थे, ऊपर से इनके टैक्सेस पे करने पड़ते थे। ये जितना भी आय कमाते थे, वॉट एवर देवर अर्निंग, उसमें से भी कुछ कुछ रुपया अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो कॉलोनी की सरकार लेके जाएगी, और इसी के कारण यहाँ के जो इंडेंचर लेबर्स है उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया गया, उनको बहुत परेशान करने की कोशिश की जाती है। अब आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है कि व्हाई द इंडेंचर लेबर वाज टेकन बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया टू अदर कॉलोनीज। ये क्वेश्चन दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है साहब, ठीक है ना। इफ यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि क्यों लेके गए साहब, लेके जाने के पीछे का कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया साहब, ठीक है ना। आप देखिए एनसीईआरटी के अंदर से यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन लिख रहे हो साहब, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन लिख रहे हो बेटा, ठीक है ना। एनसीईआरटी को पढ़ने की कला होनी चाहिए, जिसे मैं कहता हूँ रीडिंग बिटवीन द लाइंस। आप में से ज्यादातर बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि वो जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस का कंसेप्ट है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और जब तक आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस के कंसेप्ट को नहीं समझोगे दोस्त, तो आपको साथ प्रॉब्लम ये होगा कि आप खाली फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी को देखोगे, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है साहब, है ना। एनसीईआरटी पढ़ो तो लिंकेजेस ऑफ टॉपिक के साथ जोड़िए, इसमें गांधी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि गांधी जी जब अफ्रीका के अंदर जाएंगे तो गांधी जी का प्रभाव अफ्रीका के अंदर क्या इंडेंचर लेबर्स को लेकर नहीं था साहब, क्या इंडेंचर लेबर्स के लिए गांधी जी ने अफ्रीका में सत्याग्रह नहीं किया। तो ये सब जगह की कहानी है साहब, ये पूरे विश्व की कहानी है। जहां जहां कॉलोनाइजेशन बढ़ा है, जहां जहां कॉलोनियल प्रैक्टिसेस इनफैक्ट चल रही है, उन सब विस्तारों के अंदर हमको यही चीज दिख रही है कि कॉलोनियल प्रैक्टिसेस के नाम के ऊपर एक्सप्लोटेशन बहुत सारी मात्रा में पूरी दुनिया के अलग अलग विस्तारों के अंदर किया जा रहा था। वही चीज आपको ये अफ्रीका के कंसेप्ट के अंदर भी आपको दिखेगी साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी सी दैट अफ्रीका के अंदर एक्सप्लोटेशन बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में जहां जहां इंडेंचर लेबर्स को लेके गए, इंडियन इंडेंचर लेबर्स को उनका एक्सप्लोटेशन बढ़ा। इसके बावजूद भी दे डिस्कवर्ड देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग। ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग का मतलब क्या है कि इन्होंने सोचा कि चलो भाई अब आ गए तो आ गए हैं साहब, अब हम लोग को यहाँ पे अपना जीवन चलाना है, हम लोग सत्य को स्वीकार लेते हैं, लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ इज व्हाट, द रियलिटी ऑफ लाइफ इज कि हमको कैसे भी करके सर्वाइव करना है, हमको कैसे भी करके यहाँ पे अपना जीवन निकालना है साहब। एंड इन दिस कंडीशंस वी सी मेनी ऑफ देम ट्राई टू एस्केप, वो लोग भागने की कोशिश करेंगे जंगलों के अंदर। एट टाइम्स उनको पनिश भी किया जाएगा। कुछ कुछ लोग अपने कल्चर को, अपनी जीवन को एक नए दिशा में लेके जाने की कोशिश करेंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट। अब आप समझिए कि ये जो कैरिबियन कंट्रीज है वहाँ पे स्थानिक लोग भी रहते थे, वहाँ पे बहुत सारे स्लेव्स रहते थे, अफ्रीका से इमिग्रेट किए हुए लोग थे साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड दैट ट्रिनिडाड वाला जो रीजन है वहां पे मुहर्रम का प्रोसेशन शुरू होता है। अब देखो मुहर्रम की कहानी क्या है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। वी सी दैट मुहर्रम की कहानी ये है कि ये तो इमाम हुसैन के साथ जुड़ा हुआ पूरा एक क्या कह सकते हैं दुखद घटना है, जहां इस्लाम के अंदर करबला की लड़ाई होती है और फिर वहां पे हुसैन साहब की शहीदी होती है, और हुसैन साहब की शहीदी के बाद इस्लाम पूरी तरह से वो शिया सुन्नियों के अंदर बट जाएगा साहब। अब यहाँ पे जितने भी कम्युनिटी के लोग थे ट्रिनिडाड के अंदर, ट्रिनिडाड वाला बेसिकली आज का कैरिबियन मतलब वेस्ट इंडीज नाम का जो प्रदेश है वहाँ की बात करें, वहाँ सब लोग ज्वाइन करते हैं साहब। ये इमाम हुसैन का जो मुहर्रम का प्रोसेशन चल रहा था, ताजिया निकलता है, वहाँ सब लोग चलेंगे, और बेसिकली उन्होंने वहाँ पे एट टाइम्स देखोगे तो काफी धिंगाना भी मचाया। उसी तौर के ऊपर हमको पता चलता है कि एक नए संप्रदाय की शुरुआत हुई थी उस टाइम के दौरान, जिसका नाम था रास्टाफेरियनिज्म साहब। ये जो रास्टाफेरियनिज्म है इसने बेसिकली इंडियन कल्चर को कैरिबियन आइलैंड्स में बहुत पॉपुलर कराया। यू माइट बी अवेयर अबाउट अ म्यूजिशियन कॉल्ड एज बॉब मार्ली। बॉब मार्ली का नाम सुना है कि नहीं सुना था आपने, ठीक है। आपने बॉब मार्ली का नाम नहीं सुना तो आपने रेगे म्यूजिक नहीं सुना है साहब, ठीक है ना। आपने कैरिबियन कल्चर, ये जो यो मैन का कल्चर है यहाँ से तो पॉपुलर हुआ था साहब, ठीक है। इन सब रीजन्स के अंदर आपको बहुत सारी चटनी म्यूजिक का पॉपुलराइजेशन मिलेगा साहब। चटनी म्यूजियम के अंतर्गत इनफैक्ट इंडियन कल्चर और ये जो रेगी कल्चर है, पॉप कल्चर है, उन दोनों का मिक्सचर आपको दिखेगा। आपने ये मूवी देखा होगा वासेपुर, ये वासेपुर नाम के मूवी के अंदर ये चटनी म्यूजिक को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया गया है। ये चटनी म्यूजिक इज एन एग्जांपल ऑफ द इंडियन कल्चर
एंड द कैरिबियन कल्चर गेटिंग मिक्सचर साहब, है ना। तो कल्चरल लिंक की शुरुआत होती है, एक क्रॉस कल्चर की शुरुआत होती है, इसके लिए उसका नाम भी चटनी रखा गया है साहब, ठीक है। तो दिस फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्यूजन्स आर मेकिंग द वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड where things from different places get mixed, lose their original characteristics and become something entirely new साहब। आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको पता चलता है कि बहुत सारे लोग इनफैक्ट अपनी कल्चर को भुला भी देते हैं, एक नए कल्चर के रूप में भी चलते हैं। कुछ कुछ लोग अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अपने कल्चर के साथ लेके चलते हैं साहब, ठीक है। मोस्ट इंडेंशियल वर्कर्स स्टेड ऑन आफ्टर द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उनका 5 साल 10 साल खत्म हो गया और बेसिकली वहां पे स्थायी हो गए। उन्होंने कहा कि अब वापस इंडिया नहीं जाना, यही हमारा नया घर है साहब। और इस तरह से कुछ कुछ लोग इंडिया आते थे तो शॉर्ट स्पेल के लिए आते थे, उससे ज्यादा ये लोग नहीं आएंगे। एंड वी फाइंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ द इंडियन डिसेंट जो ये कंट्रीज के अंदर रहते हैं। आज फिजी देखिए, आप मॉरिशस देखिए, आप ट्रिनिडाद एंड टोबैगो देखिए साहब, अफ्रीका देखिए, कितने सारे इंडियन पॉपुलेशन आपको दिखती है साहब। मॉरिशस में प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके उनका स्टेट रिलीजन जो है वो भी हिंदुइज्म आपको दिखेगा साहब। फिजी के अंदर भी आप देखोगे उनके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, बेसिकली वो भी आपके इंडियन ओरिजिन है साहब। क्यों? क्योंकि इंडियन कल्चर बहुत बड़ी मात्रा में है। तो यहाँ का धर्म, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का संगीत, यहाँ का खाना पीना, ये सब कुछ चीजें वहां पे ट्रांसफर हो जाती है और बेसिकली ये बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलर भी हुए। वी.एस. नायपॉल का नाम सुना होगा साहब, बेसिकली ऑथर है बहुत बड़े जो इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के कल्चर के ऊपर लिखते हैं। या आपने बेसिकली ये क्रॉस कल्चर नाम सुने होंगे, राम नरेश सारवान, शिव नारायण चंद्र पॉल। अरे भाई, तुम्हारा नाम शिव भी है, नारायण भी है, चंद्र भी है और पॉल भी है। अरे ऐसा कैसे नाम हो गया साहब, है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए ये क्यों ऐसा नाम रहा है। चंद्र भी है और पॉल भी है, व्हाट डज इट मीन साहब, है ना। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट सिग्निफाइज। चंद्रपॉल का मतलब ये होगा कि ये जो नाम पूरा का पूरा जो लिंकेज के साथ आया है, ये जो जुड़ा हुआ है, ये चीज क्या दर्शाता है। दिस थिंग शोज कि हाउ दी एक्सपीरियंसेस वर डिफरिंग, ये किस तरह से अपने जो एक्सपीरियंसेस है डिफर कर रहे हैं, अपने कल्चर को बचाया भी सही और साथों साथ नई बेसिकली कल्चर की इन्होंने शुरुआत भी की साहब। तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमको ये पता चलता है कि इनके नाम बहुत सारे इंडियन नाम के साथ चलते हैं क्योंकि ये लोग बेसिकली इंडेंचर लेबर के ही वंशज थे। दे हैड डिसेंडेड फ्रॉम द इंडेंचर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया साहब। तो आपने ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स का नाम आपने सुना होगा साहब, ऐसे तो बहुत सारे आपको राम पॉल इस तरह के नाम आपको दिखेंगे। ये कहाँ से होता है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी सी दैट ये जो इंडेंचर लेबर की सिस्टम है वो बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लॉयटेशन चलती है। 1900 तक आते आते जब कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस के बाद यही कांग्रेस के अंदर जब गांधी जी की एंट्री हुई तो गांधी कहते हैं कि ये मैं नहीं चलाऊंगा, ये इंडेंचर लेबर की सिस्टम को हरगिज नहीं चलाऊंगा। ये सिस्टम को मैं धीरे 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 इसका प्रोटेस्ट करता हूं क्योंकि अफ्रीका के अंदर भी गांधी जी ने इसको लेकर सत्याग्रह किया था। फ्रॉम 1900s इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम द ऑपोजिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर लेबर माइग्रेशन एज अब्यूसिव एंड क्रूअल साहब। फाइनली इट वाज अबॉलिश्ड इन 1921। एक्चुअली 1917 में ही गांधी जी ने इसको लेके बहुत बड़ा आंदोलन किया साहब। 1917 तक आते आते ऑलमोस्ट अबॉलिश हो गई थी, इसके लिए कुछ कुछ किताबों में 1917 भी लिखा गया है। 1921 तक आते आते कंप्लीट अबॉलिशन होता है। येट फॉर नंबर ऑफ डिकेड्स आफ्टरवर्ड डिसेंडेंट्स ऑफ इंडियन इंडेंचर वर्कर्स often thought as coolies remained an uneasy minority in the Caribbean islands. Over a period of time we see that यही लोग अब वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की कल्चर, वहाँ की इकोनॉमी के अंदर डोमिनेट करते हैं। वी.एस. नायपॉल की जो किताबें हैं वहाँ पे ये बताते हैं कि यार हम लोग अपने ही देश में पराये हो गए, अब ना हम भारतीय रहे ना हम लोग अपने आप को यहाँ के लोकल लोगों के साथ इंटीग्रेट करवा पा रहे हैं क्योंकि हमारा कल्चर मिक्स हो गया है, ना ही प्योरली इंडियन रहा है ना ही प्योरली कैरिबियन रहा है साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है, आप समझने की कोशिश करोगे, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटी ओवर देयर साहब। एक इंडियन के रूप में कल्चरल आइडेंटिटी क्या ये लोग प्रिजर्व कर पाए हैं साहब। इसके ऊपर सोचिएगा, इसके ऊपर मैं कल के क्लास में और डिस्कस करूंगा साहब, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन की राइटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा क्वेश्चन लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं साहब, ठीक है ना। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर लिखिएगा कमेंट के अंदर, बेसिकली टाइप करके उसका आंसर लिखिएगा।
इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आई विल बी डिस्कसिंग टुमारो मोर ऑन दिस पॉइंट्स। पर आज को आपको खाली ये पॉइंट समझाना था कि कैसे इंडेंचर लेबर चलता है, किस तरह से इंडेंचर लेबर्स को अफ्रीका के अंदर लेके जाया गया। उनको बेसिकली नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता था, 1378, 1364, 1311। कैन यू सी ओवर हियर? अगर आप देख रहे हो, उनका नाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। ये नंबर जरूरी होता है प्लांटर के लिए कि ये बंदा भारत से आया है मजदूरी करने के लिए, उसका नंबर, नाम डजंट मैटर साहब, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होती है। बड़ी मात्रा के अंदर कोको प्लांटेशन होता था, कोको बेसिकली चॉकलेट बनती है साहब, तो वो ट्रिनिडाद के अंदर चलता है। इनको इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करवाई जाती है और कहा जाता है कि भाई तुम जब तक यहाँ साइन नहीं करोगे तब तक तुम बेसिकली क्या कहते हैं, हम लेके नहीं जाएंगे आपको, आपका शोषण बहुत बड़ी मात्रा के अंदर चलता रहेगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। इंडेंचर लेबर की कंडीशन क्या हुआ करती थी, इसके ऊपर कल के क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर से ये क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक साइड के ऊपर इंडेंचर लेबर्स विदेश, भारत से विदेश में गए, दूसरी साइड के ऊपर इंडिया के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है, ये भी धीरे धीरे इनफैक्ट आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको पता चलता है कि फॉरेन के अंदर जाएंगे और ट्रेड एंड कॉमर्स को और बढ़ावा देंगे साहब, ठीक है ना। तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे। मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड माई क्लास ऑन दी अनअकैडमी प्लस। इनफैक्ट ये जो मैं आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत ही मैटर करते हैं और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री में प्लस के ऊपर करवाता हूँ। आई टीच कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री इन अ वेरी इफेक्टिव वे एंड आपको बहुत मजा आएगा अगर आप हमारे प्लस कोर्सेज के अंदर आओगे। आपकी प्रिपरेशन भी स्ट्रीमलाइन होगी। और सब्सक्रिप्शन कोई भी लीजिए, आइकॉनिक लीजिए या प्लस लीजिए, इट डजंट, इट्स अप टू यू साहब, है ना। तो आप दोनों सब्सक्रिप्शन अच्छे हैं साहब। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर भी आपको काफ़ी पर्सनल कोच की फैसिलिटी मिलती है। सब्सक्रिप्शन लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो है डिस्काउंट कोड को ये भूलना जाना साहब, ठीक है ना। PNLI इज द डिस्काउंट कोड, ये हमेशा आपको यूज़ करना है। इवन अनअकैडमी के ऊपर कोई भी फ्री क्लासेस देखने हैं, इवन इफ यू वांट टू चेक द फ्री क्लासेस कि कैसे पढ़ाया जाता है, इसमें भी ये PNLI नाम का कोड यूज़ करिएगा, आपको ये एंट्री मिल जाएगी अनअकैडमी के एक्सेस के ऊपर। फ्री कंटेंट में बहुत सारा मैंने डाला हुआ है, बहुत सारे कोर्सेज मैंने कवर कराए हुए हैं, वो भी आप देख पाओगे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।